जय बिहार जय भारत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है भारत संसाधन और इसका उपयोग, यहाँ पर देखेंगे। लेकिन यह अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। लगभग 100 से 110 पेज यह अकेले यह चैप्टर है। इस चैप्टर को अलग अलग खंड में बांट कर पढ़ना है। लगभग 5 खंड में इसको बांट कर पढ़ना है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग। यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे जो खंड 1 है, इस खंड 1 को समाप्त करेंगे। खंड 1 में क्या क्या देखेंगे? संसाधन का परिभाषा देखेंगे, संसाधन देखेंगे, संसाधन का प्रकार देखेंगे, संसाधन का प्रकार देखेंगे और इसके बाद देखेंगे हम लोग संसाधन का विकास। संसाधन का विकास किस प्रकार हो सकता है इसको देखेंगे। संसाधन नियोजन। पहले देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना है। संसाधन का नियोजन। संसाधन का नियोजन किस प्रकार करेंगे और इसी में पढ़ना है संसाधन का भारत में नियोजन किस प्रकार करेंगे, इसको भी देखेंगे। आगे पढ़ना है संसाधन संरक्षण। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास को देखेंगे। इतने टॉपिक को देखेंगे। इसके अलावे यहाँ पर संसाधन संरक्षण से संबंधित कुछ विश्व स्तर पर कुछ सम्मेलन हुए हैं, उस सम्मेलन को भी यहाँ पर देखेंगे। अब चलते हैं टॉपिक पर। इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। पहले चलते हैं संसाधन होता क्या है, संसाधन हम लोग किसको कहेंगे और संसाधन को किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए, संसाधन हम लोग किसको कहेंगे। संसाधन, बात आता है कि संसाधन हम लोग किसको कहेंगे। देखिए, संसाधन उसे हम कहते हैं, देखिए, पर्यावरण में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो मानव अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपने यूज में लाता है, अपने उपयोग में लाता है, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती है। फिर से देखिए, पर्यावरण में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो मानव अपने लाभ के लिए, अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उपयोग करता है, उसे ही संसाधन कहते हैं। देखिए, मनुष्य जब तक मनुष्य किसी वस्तु का अपने यूज में नहीं लाएगा, अपने उपयोग में नहीं लाएगा, तब तक वह वस्तु संसाधन नहीं हो सकता है। कोई भी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए मानव का यूज करना जरूरी है। अगर मानव उस संसाधन का यूज नहीं करता, उस वस्तु का यूज नहीं करता है, तो वह यहाँ पर संसाधन बन ही नहीं सकता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं मार्कर है। अगर इस मार्कर से लिखा न जाए, कोई भी मानव इस मार्कर का यूज न करे, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? संसाधन ही नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देते हैं, पहले के टेक्नोलॉजी में, पहले के समय में क्या था? एक्का था, बैलगाड़ी था। आज देखने को मिलता है? आज देखने को नहीं मिलता है। इतना मानव डेवलप कर गया है कि आज एक्का नहीं देखने को मिल रहा है। और जो 3 पहिया 2 पहिया वाली पहले की जो साइकिल होती है, वह बहुत कम देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे जो वस्तुएं हैं, जिस वस्तु का हम लोग वर्तमान में यूज नहीं कर पा रहे हैं, वह संसाधन हमारे लिए नहीं है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे पेन का तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, मार्कर का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर संसाधन हुआ। मोटरसाइकिल हो गया या कार हो गया, तो आने जाने के लिए क्या हो गया? वह यहाँ पर संसाधन हो गया। यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमको यह इंटरनेट के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो यह भी आपके लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली वे सारे वस्तुएं, वे सारे टेक्नोलॉजी,
उस सारे चीज को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पर केवल वस्तु ही नहीं आएगा, यहाँ पर मनुष्य खुद संसाधन है। अगर मनुष्य संसाधन नहीं रहेगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों मनुष्य संसाधन है? मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ गुण होते हैं जिसको सीखने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको बताते हैं, आप हमारे यहाँ आए हैं, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, वहां 50 स्टूडेंट आए, तो उस 50 स्टूडेंट का कुछ यहाँ पर आवश्यकता है वहां पर आने का, उनको उनके साथ पढ़ने का। तो उनकी आवश्यकताओं को अगर वह मानव पूर्ति कर दे रहा है तो वही तो संसाधन है। यहाँ पर सेवा संसाधन भी क्या कहलाता है? यहाँ पर सेवा भी एक प्रकार का संसाधन हो जाएगा। जो पुलिस होता है या डॉक्टर होता है या टीचर होता है, यहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करता है, यहाँ पर सेवाओं का आदान प्रदान करता है। इस तरह भी सेवा क्या हो सकता है? संसाधन हो सकता है। बैंकिंग क्या क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। जो जल है, जल यहाँ पर संसाधन हो जाएगा। मृदा क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। यह जल, मृदा, शक्ति, जो पवन चक्की सब होती है, यह अपने आप में बहुत बड़ा संसाधन है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक जिम्मरमैन है, जिम्मरमैन, एक जिम्मरमैन है। इस जिम्मरमैन ने एक संसाधन को लेकर एक बात को कहे हैं, संसाधन होते नहीं बल्कि क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। सही बात है, इन्होंने कहे हैं संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। बल्कि क्या कहते हैं? बनाए जाते हैं। सही बात है। जो मनुष्य है, मनुष्य इस संसाधन को बनाता है, ना कि इस वातावरण में पहले से ही संसाधन मौजूद है। जितने भी वस्तुएं हैं वो तब तक संसाधन बन सकता है जब मनुष्य वो अपने यूज में ला दे, वो अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपने उपयोग में ला दे, तभी जाकर वह वस्तु संसाधन बन सकता है। तो सही बात कहे हैं जो जिम्मरमैन है, सही बात कहे हैं कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं संसाधन को। आगे चलते हैं, संसाधन के प्रकार। यहाँ पर आप देखे होंगे जो एनसीईआरटी का बुक है, इसमें एक त्रिभुजाकार आकृति बनाया हुआ है। ऊपर में लिखा है पर्यावरण, नीचे में प्रौद्योगिकी को कहते हैं तकनीक, इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजी। और इस साइड लिखा हुआ है संस्था। ये तीनों का संबंध मानव से है। ये तीनों का संबंध किससे है? मानव से है। कैसे तीनों का संबंध मानव से है? देखिए, वातावरण में जो पर्यावरण है, पर्यावरण में उपस्थित सारे वस्तुएं मानव ही क्या बनाएगा? उसको संसाधन बनाएगा। किसके माध्यम से बनाएगा उसको संसाधन? यहाँ पर तकनीक के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाएगा। और यहाँ पर बनाने के लिए कुछ संस्था बनाएगा। इसीलिए इन पर्यावरण, तकनीक और संस्था में यह बहुत गहरी यहाँ पर संबंध यहाँ पर बताया गया है। यह संबंध मानव से रिलेटेड है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर टॉपिक आ जाता है संसाधन के प्रकार। यहाँ पर पढ़ेंगे, कई आधार पर पढ़ना है। संसाधन के प्रकार को पढ़ना है, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ना है, उपयोगिता के आधार पर पढ़ना है, इसके साथ साथ उपयोगिता के आधार पर पढ़ना है, स्वामित्व के आधार पर पढ़ना है, विकास के आधार पर पढ़ना है। तो इस चारों आधार पर पहले हम संसाधन को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। पहला देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटेंगे। यहां पर दूसरा देखते हैं उपयोगिता। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को अलग अलग आधार पर बांटा गया है। यहां पर तीसरा हम लोग देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना के आधार पर।
स्वामित्व के आधार पर। चौथा यहां पर देखेंगे विकास के आधार पर। चार आधार पर संसाधन को बुक में बांटा हुआ है और इस चार आधार पर संसाधन को हम क्या कर दिया, हम भी बांट दिए हैं। यहां पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जैव संसाधन, जैव संसाधन, जैव संसाधन है और अजैव संसाधन है, अजैव संसाधन। यहां पर उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, इसी नवीकरणीय संसाधन का नाम है गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन जो पहले से चलते आ रहा है उसे कहते हैं परंपरागत। गैर मतलब जो नवीनतम है उसको कहेंगे गैर। और इसी में दूसरा प्रकार आ जाता है, इसी में दूसरा प्रकार आ जाता है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। अब यहां पर गैर संसाधन लिखे हैं तो यहां पर अनवीकरणीय संसाधन का दूसरा नाम हो जाता है परंपरागत संसाधन। ठीक। अब यहां पर स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भाग में बांटा गया है। पहला भाग है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा यहां पर सामूहिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। सी ऑप्शन में आ जाता है राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। डी ऑप्शन में आ जाता है, डी ऑप्शन नहीं मतलब चौथा आ जाता है, क्या आता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और जो विकास के आधार पर बांटा गया है संसाधन को, यहां पर भी चार इसको भाग में बांट दिया गया है। पहला यहां पर आ जाता है संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन। दूसरा आता है विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। तीसरा यहां पर भंडारे संसाधन, भंडारे संसाधन। चौथा आता है संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन। अब इसी को पढ़ेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जैव संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन जो जीव जंतुओं के अवशेष या जीव जंतुओं के द्वारा जो संसाधन होते हैं वह जैव संसाधन कहलाते हैं। पर्यावरण में उपस्थित वैसा संसाधन जो जिसमें जीव जंतु का अंश पाया जाता हो वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। और पर्यावरण में वैसा संसाधन जिसमें जीव जंतुओं का अवशेष नहीं पाया जाता हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे में जैव संसाधन में आ जाएगा पेट्रोलियम, आ जाएगा कोयला, आ जाएगा। इसके साथ साथ इसके जो कोयला पेट्रोलियम आ जाएगा, जो वनस्पति है, वन्य जीव प्राणी है, जो मनुष्य है, ये सारे चीज किस में आ जाएंगे, जैव संसाधन में आ जाएंगे। और अजैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन तो आपको बता दिए कि पर्यावरण में उपस्थित वैसे संसाधन जिसमें जीव जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते हैं वैसे संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं।
इसमें आ जाता है पत्थर आ जाएगा, जल आ जाएगा, हवा आ जाएगा। ये सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। और यहां पर देखेंगे उपयोगिता के आधार पर आप लोग जान गए कि जैव संसाधन में जीव जंतुओं का अंश होता है, अजैव संसाधन में जीव जंतुओं का अंश नहीं होता है। यहाँ उत्पत्ति के आधार पर देखें, यहाँ पर अब यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर हम लोग यूज करते हैं, उसके आधार पर देखते हैं कि यहाँ पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीनतम होता है, एक परंपरागत रूप से चलते आता है। तो यहाँ पर नवीनतम रूप से जो संसाधन हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं, इसको नवीकरणीय संसाधन या गैर परंपरागत संसाधन होता है। देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जो आज हम लोग नवीनतम रूप से उपयोग कर रहे हैं, यह मानव ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका ऐसा उपयोग बना दिया है कि एक बार यूज करेंगे तो पुनः इसका दोबारा यूज कर सकते हैं। जो मोबाइल का बैटरी है, मोबाइल का बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो जाता है तो इसको चार्जिंग कर कर पुनः इसका उपयोग कर सकते हैं। जो पवन चक्की होती है, उस पवन चक्की द्वारा क्या बनाया जाता है, बिजली बनाया जाता है। इस बिजली का उपयोग हम लोग कर लेते हैं, अगर खर्च हो जाता है तो ऐसा बात थोड़ी ना है कि पवन समाप्त हो गया अब दोबारा बिजली नहीं बना सकते, नहीं, फिर से हम लोग बिजली बना सकते हैं। जो हम लोग बड़ी बड़ी बांधें बांधते हैं तो टरबाइन के माध्यम से बिजली का उत्पादन करते हैं, तो ऐसा बात थोड़ी ना है कि एक बार टरबाइन से बिजली उत्पादन कर दिए तो दोबारा नहीं होगा, फिर से बिजली उत्पादन किया जा सकता है। तो यह क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। पर्यावरण में उपस्थित वैसा संसाधन जिसका एक बार यूज करने पर, एक बार उपयोग करने पर उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए इसी नवीकरणीय संसाधन को कहते हैं गैर परंपरागत संसाधन। यह परंपराओं द्वारा चलते नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम लोग फिलहाल में इसी के आजकल के समय में हम लोग बनाए हैं, यानी 19वीं 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में बना रहे हैं। और यहाँ पर आ जाता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन जो पुरानी तकनीकों द्वारा चलते आ रहा है और इसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है या परंपरागत संसाधन कहलाता है। एक बार उपयोग करेंगे दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, और इसके साथ साथ कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और हम लोग जो हम लोग यूज करते हैं या क्या होता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं, ये सारे चीज यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन में आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, किस संसाधन का मालिक कौन है, इसके आधार पर संसाधन कितने हो जाते हैं। देखिए व्यक्तिगत संसाधन, पर्यावरण में उपस्थित वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व एक निजी व्यक्ति के पास होता है, वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। वैसा संसाधन जिसका मालिक किसी खास व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाता है, वह संसाधन क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति का उस मोबाइल पर अधिकार नहीं है, इस मोबाइल पर आप ही का अधिकार है। जिस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं, इस मोबाइल पर हमारा ही अधिकार है, किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार नहीं है। आपके घर में जितने प्रॉपर्टी हैं वह प्रॉपर्टी आपके ही नाम है, मतलब आपके परिवार का ही है, किसी खास मतलब किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। जितने भी आपके पास कॉपी किताब जितने भी कुछ है, ये सारे चीज व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पर पढ़ते हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व किसी खास समुदाय का हो, वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व किसी खास समुदाय का हो, वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यहाँ पर जैसे में आ जाएगा, देखिए मंदिर आ जाएगा। मंदिर तो किसी खास व्यक्ति का होता नहीं है, मंदिर में सारे व्यक्ति जा सकते हैं, हर तरह के व्यक्ति जा सकते हैं, आप मना भी नहीं कर सकते हैं, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। मस्जिद होता है, गुरुद्वारा होता है, जो कब्रिस्तान होता है, ये सारे चीज क्या हो जाता है, यह सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता है।
जो सार्वजनिक स्कूल होता है, सरकारी स्कूल होता है, सार्वजनिक पार्क होता है, सार्वजनिक तालाब होता है, ये सारे चीज क्या हो जाएंगे, सामुदायिक संसाधन होते हैं। आप कहेंगे कि अब हम बार बार ले रहे हैं सार्वजनिक सार्वजनिक, यह सार्वजनिक क्या होता है? देखिए, सार्वजनिक उसको कहते हैं जो सरकारी प्रॉपर्टी होता है, यानी सरकारी चीज होता है, उसको कहते हैं सार्वजनिक। तो सामुदायिक संसाधन इस चीज हो जाएगा। सामुदायिक संसाधन समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर सामुदायिक संसाधन क्या होता है कि किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, किसी खास समुदाय का यहाँ पर अधिकार होता है, तो वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, कोई भी यहाँ पर आने से जाने से रोक नहीं सकता है। कुछ ऐसे चारागाह भी हैं जो यहाँ पर सार्वजनिक है, तो यहाँ पर सामुदायिक संसाधन में आ जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रीय संसाधन देख रहे हैं, देश के सीमा के अंदर जितने भी उपस्थित, देश के सीमा के अंदर जितने भी उपस्थित संसाधन है वह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। देखिए, जो व्यक्तिगत संसाधन है और यहाँ पर सामुदायिक संसाधन है, यह भी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के ही अंतर्गत आएगा। कैसे आएगा? जो हम लोग को जो व्यक्तिगत संसाधन है, जो व्यक्तिगत हम लोग का प्रॉपर्टी है, वह प्रॉपर्टी आज तो हम लोग का है, लेकिन कभी सरकार भी ले सकती है समय के अनुसार। उसको अगर आवश्यकता पड़ जाए तो हमारी प्रॉपर्टी सरकार भी ले सकती है। जैसे अब क्यों ले सकती है? क्योंकि इसको मूल यहाँ पर मौलिक अधिकार आप लोग पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। तो जब मन तब हम लोग की प्रॉपर्टी सरकार ले सकती है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय संसाधन, यह राष्ट्रीय संसाधन देश के सीमा के अंदर उपस्थित जितने भी संसाधन होते हैं वह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जो सड़कें हैं, नहरें हैं, पहाड़ पर्वत और जितने भी एरिया होते हैं वो सारे चीज क्या है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। हवाई जहाज, रेलवे स्टेशन, इस सारा चीज आएगा राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? समुद्री सीमा से, जैसे भारत का पढ़ रहे हैं तो भारत का समुद्री सीमा यहाँ से चला गया है, तो भारत के समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर ऐसे। तो देखिए, समुद्री दूरी को मापते हैं नॉटिकल मील में। आप देखेंगे तो बुक में लिखा होगा 200 NM। तो यह क्या होता है? समुद्री दूरी को मापते हैं नॉटिकल मील में, और जो जमीन की दूरी होता है यहाँ पर किलोमीटर में मापते हैं, मिली में मापते हैं। तो यहाँ पर मिल में मापते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील के बाद जितने भी एरिया बच जाते हैं वहां पर किसी प्रकार का संसाधन अगर पाया जाता है तो वह संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। आप कहिएगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन इसका यूज करेगा? मान लेते हैं यह 200 किलोमीटर के बाद कहीं पर भी यहाँ पर मान लेते हैं पेट्रोलियम मिल गया, यहाँ पर पेट्रोलियम मिल गया, और इस पेट्रोलियम का यूज कौन करेगा? इस पेट्रोलियम का यूज वही देश करेगा जो इसके आसपास पड़ोसी देश हैं। इसके आसपास पड़ोसी देश हैं, तो कितना प्रतिशत कौन सा देश यूज करेगा, कितना प्रतिशत कौन सा देश यूज करेगा, बात यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम होता है, इस पेट्रोलियम को देखेंगे कि कौन सा देश सबसे नजदीक पड़ रहा है और इसके आसपास के एरिया किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसके अनुसार एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बैठाया जाएगा और इसी प्रकार यहाँ पर प्रतिशत निकाला जाएगा कि इस पेट्रोलियम का यूज कितना प्रतिशत कौन सा देश करेगा। तो इस तरह संस्थाएं बैठाकर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का सारे लोग यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं विकास के आधार पर। बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है विकास के आधार पर संसाधन का प्रकार, और यहाँ पर इंपोर्टेंट हो गया था उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। बिहार बोर्ड में कभी कभी नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर लिखने को दे देता है। यहाँ पर विकास के आधार पर यहाँ पर संसाधन को देखेंगे। देखिए, संभाव्य संसाधन कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर केवल संभावना लगाया जा रहा है, संसाधन तो है, यहाँ पर केवल संभावना लगाया जा रहा है कि यहाँ पर इस संसाधन का इतना मात्रा में यहाँ पर इस संसाधन है। जैसे जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के अंदर
कौन सा संसाधन कितना मात्रा में है यह हम लोग बता नहीं सकते हैं कि कौन सा संसाधन कितना मात्रा में है कि नहीं है। यह तो बता सकते हैं कि इसमें है, लेकिन कहाँ संसाधन है कहाँ संसाधन नहीं है इसका हम लोग अनुमान केवल लगाते हैं, केवल संभावना लगाते हैं। तो ऐसे संसाधन कुछ हैं जिसका केवल हम लोग केवल संभावना लगा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे संसाधन यहाँ पर क्या हो जाएगा, संभाव्य संसाधन हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि हम लोग यहाँ पर केवल संभावना क्यों लगा रहे हैं, हिमालय पर्वत का खुदाई कर कर हम लोग संसाधन का यूज नहीं कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग को पता रहेगा तब ना कि कौन सा संसाधन कहाँ है। मान लेते हैं सोना है या चांदी है या किसी अन्य धातु ही है, तो वह कहाँ पर एग्जैक्ट है वहां पर ना खुदाई करेंगे। अब उतना बड़ा हिमालय पर्वत में कहाँ जाकर खुदाई करेंगे, इसीलिए यहाँ पर संभाव्य संसाधन आ जाएगा। देखिए विकसित संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन जिसके गुणवत्ता और मात्रा दोनों पता हो, जिसके गुणवत्ता और मात्रा दोनों पता हो, साथ ही साथ वर्तमान में हम लोग यूज करते हो, हम लोग वर्तमान में इसका क्या करते हो, यूज करते हो, यह संसाधन विकसित संसाधन होता है। विकसित से समझ में आ रहा है कि यह क्या कर चुका है, विकास कर चुका है, यानी इसके बारे में हर कुछ हम लोग को पता है, इसका गुणवत्ता भी पता है कि इसका क्या गुण है, और इसके मात्रा भी पता है कि यह हम भारत में या पूरे विश्व में यह संसाधन कितना मात्रा में है। यहां पर भंडार संसाधन आते हैं। देखिए भंडार संसाधन क्या होता है, भंडार संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन जिसका गुणवत्ता तो पता है और उसका मात्रा भी पता है, लेकिन वर्तमान में इसका टेक्नोलॉजी के अभाव में हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं कि इसका उपयोग किस प्रकार किया जाए, वैसा टेक्नोलॉजी हम लोग को नहीं पता है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपको एग्जाम्पल देते हैं, यहां पर देखिए पृथ्वी पर 71% क्या है, जल है। 71% क्या है, जल है, और इस 71% जल में सभी अणु किसका बना हुए हैं, H2O अणु का बना हुआ है। सभी जल किस अणु का बना है, H2O अणु का बना है। यह जल हाइड्रोजन गैस से बना है और ऑक्सीजन गैस से बना है। अगर आप लोग केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़े होंगे तो यह केमिस्ट्री में रिएक्शन आप लोग इस तरह पढ़े होंगे, आप इस साइड भी जा सकते हैं रिएक्शन के माध्यम से और उल्टा भी आ सकते हैं, यह इस तरह होता है। तो आप इस तरह रिएक्शन पढ़े होंगे, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलाकर हम लोग जल का अणु भी बना सकते हैं, और इस जल के अणु को तोड़कर हम लोग हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में भी बदल सकते हैं। लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं आया है, अभी तक हम लोग को तकनीक इतना विकसित नहीं हुआ है कि हम लोग इस जल को तोड़कर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बना सकें। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के माध्यम से तो हम लोग जल बना लेते हैं, यहाँ पर जल तो बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इस जल के अणु को हम लोग हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में नहीं तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ने का हम लोग को टेक्नोलॉजी पता चल जाए तो हाइड्रोजन गैस पता है कि यह ज्वलनशील पदार्थ है, और इसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे ईंधन का यूज कर सकते हैं, बहुत सारी ऊर्जा हम लोग को मिल सकती है। पृथ्वी पर 71% जल पाया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत मात्रा में हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिल सकता है। ऑक्सीजन गैस हम लोग को जीवनदाता गैस है, ऑक्सीजन गैस हम लोग को जीवनदाता गैस है। अगर हम लोग जल को तोड़कर हम लोग को ऑक्सीजन मिल जाए और हाइड्रोजन मिल जाए तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हम लोग को संसाधन की पूर्ति हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग को पता है कि पृथ्वी पर 71% जल है, और इस 71% जल में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यह भी पता चल जाएगा कितना हम लोग का यहाँ पर जल का अणु है, और इस जल के अणु में 2:1 के रूप में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। तो हम लोग का यहाँ पर गुणवत्ता भी पता है, मात्रा भी पता है, लेकिन हम लोग वर्तमान में यूज नहीं कर पा रहे हैं। किसके कारण, यहाँ पर तकनीक के अभाव के कारण हम लोग वर्तमान में यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया है भंडार संसाधन। हो सकता है कि भविष्य में तकनीक बढ़ जाए, तकनीक का विकास हो जाए तो हम लोग इस संसाधन का यूज करने लगेंगे। अब आ जाता है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन, यह संसाधन क्या होता है, यहाँ पर जो भंडार संसाधन है इसी का यह दूसरा रूप है संचित कोश संसाधन। इस संचित कोश संसाधन को पढ़ेंगे, देखिए
इस संचित को संसाधन में सब कुछ पता है, लेकिन इसमें भी कुछ टेक्नोलॉजी का अभाव है, कुछ खर्चीला होने के कारण वर्तमान में बहुत कम उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में क्या किया जा रहा है? बहुत कम उपयोग किया जा रहा है। गुजरात में देखते होंगे, राजस्थान में, राजस्थान में पवन पवन ऊर्जा बहुत है, पवन ऊर्जा बहुत है। इस पवन ऊर्जा के द्वारा हम लोग पवन चक्की के माध्यम से हम लोग क्या बना सकते हैं? बिजली बना सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर अपार मात्रा में पवन ऊर्जा तो है, लेकिन हम लोग वहां उतनी मात्रा में हम लोग बिजली नहीं बना पा रहे हैं। किसके कारण? यहाँ पर बहुत खर्चीला होने के कारण। आप पवन चक्की लगाइएगा तो उस पवन चक्की को लगाने में बहुत समय भी लगता है और बहुत पैसा लगता है। अगर कहीं उसका डायनामाइना टूट गया तो वह और खर्चीला बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर संचित को संसाधन, यहाँ पर तकनीक के अभाव के कारण, कुछ तकनीक के अभाव के कारण और यहाँ पर कुछ अधिक खर्चीला होने के कारण वर्तमान में यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपार मात्रा में यह संसाधन है। तो आप एग्जाम्पल इसका दे देंगे गुजरात और राजस्थान का। गुजरात और राजस्थान में जो पवन ऊर्जाएं हैं, उस पवन ऊर्जा द्वारा हम लोग बिजली नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर बांध तो बांध दिया गया है, लेकिन बांध को छोड़ा जाता है तो वहां पर टरबाइन कहीं कहीं नहीं लगाया जाता, और वहां पर टरबाइन लगा दे तो वहां से भी बिजली उत्पादन हो जाएगा। लेकिन अधिक कुछ लोग समझते हैं कि अधिक खर्चीला है, जिसके कारण हम कुछ लोग यहाँ पर बिजली नहीं बना पा रहे हैं। तो समझ में आ गया, यह सारे चीज समझ में आ गया, यानी हम लोग संसाधन का प्रकार अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग चलते हैं संसाधन का विकास कैसे होगा, इस संसाधन का हम लोग विकास कैसे करेंगे। देखिए, संसाधन का तो विकास करने के लिए पहले पता करना पड़ेगा कहाँ से इसका कमी हो रहा है, कहाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसको अगर समझ जाएंगे तो संसाधन का आराम से विकास समझ जाएंगे। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपके बारे में कुछ कोई बतेबे नहीं करेगा कि आप में क्या कमी है, तो आप कैसे सुधार कर सकते हैं? नहीं सुधार कर सकते हैं। तो इसको पहले समझते हैं, संसाधन का जो विकास है, इस विकास करने के लिए हम लोग पहले जानेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, संसाधन का विकास, देखिए संसाधन का विकास कैसे करेंगे। आज के दौर में बहुत लोग संसाधन का अंधाधुंध दोहन करते जा रहा है, और यह अंधाधुंध दोहन करते जा रहा है अपने लाभ के लिए। और यहाँ पर अंधाधुंध इतना दोहन कर रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाला समय में यह संसाधन बचेगा कि नहीं बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। दोहन करते जा रहा है, पर्यावरण पर क्या प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जल प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी पर्यावरण पर यहाँ पर नुकसान पहुंच रहा है, तो इसको नुकसान ऐसा काम करे कि नुकसान भी न पहुंचे, और जो हम लोग बहुत अधिक संसाधन का दोहन करते जा रहा है तो कम ही यूज में अधिक लाभ पहुंचा ले। यानी यहाँ पर क्या करना है, संसाधन का विकास करने के लिए जिस संसाधन का हम लोग यूज करते हैं, ऐसा काम करना है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस संसाधन का यूज करना है, और अधिक मात्रा में नहीं, कम मात्रा में अगर यूज कर हम लोग अधिक लाभ अगर कमा लेते हैं तो ये हम लोग का संसाधन विकास हो जाएगा। समझ में यार, संसाधन विकास कैसे होगा? संसाधन विकास यानी कहने का मतलब, संसाधन जैसे कोयला है, कोयला से हम लोग बिजली बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग हैं कि 5 केजी, कुछ लोग 5 केजी में मान लेते हैं भोजन पकाते हैं, 5 केजी कोयला में भोजन को पकाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 5 केजी में भोजन तो पका लिए, ठीक है, और इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा। 5 केजी तो यहाँ पर लगा, और 5 केजी लगा और भोजन पक गया, लेकिन पर्यावरण का यहाँ पर नुकसान हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो लाइन होता है, यह बिजली, यहाँ पर विद्युत के द्वारा हम लोग क्या कर लेंगे, जो हीटर होता है, हीटर के माध्यम से खाना बना लेंगे, और हीटर के माध्यम से खाना बना लेंगे, और इसके द्वारा जो बिजली का खर्चा होगा इसके अपेक्षा कम होगा, बिजली का खर्चा इसके अपेक्षा कम होगा, और जो पर्यावरण पर नुकसान पहुंच रहा था इससे खाना बनाने में, कोयला से खाना बनाने में, अब यहाँ पर पर्यावरण पे भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो यही काम करना है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, संसाधन के संरक्षण को भी ध्यान में रखते हुए
ये सारे बातें को ध्यान में रखते हुए अगर संसाधन का हम लोग यूज कर रहे हैं, इस संसाधन का यूज हम लोग कर रहे हैं किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कुछ टेक्नोलॉजी अगर लगाएंगे तो संसाधन का यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अपने दिमाग को, अपने विवेक को ही नहीं लगाएंगे संसाधन के यूज में, तो यह अच्छी तरह से संसाधन का उपयोग नहीं हो सकता है। यही हम लोग का संसाधन विकास होगा। अगर संसाधन का विकास हो रहा है तो हम लोग के भी देश का भी विकास होगा। अगर देश का विकास हो रहा है तो आने वाली जो पीढ़ी होगी इस संसाधन का अच्छी तरह से उपयोग कर पाएगी। तो अब यहाँ पर चलते हैं संसाधन नियोजन। आगे चलते हैं संसाधन नियोजन। यहां पर देखते हैं संसाधन नियोजन क्या होता है। संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधन नियोजन, देखिए संसाधन नियोजन हम लोग किसको कहेंगे? जितने भी संसाधन है उस संसाधन को तो अंधाधुंध दोहन होते जा रहा है, लेकिन उसी संसाधन को हम लोग विवेकपूर्ण ढंग से अगर यूज करने लगेंगे और कम ही मात्रा में अधिक हम लोग लाभ कमाने लगेंगे, यह संसाधन नियोजन हो जाएगा। यह एक प्रकार का संसाधन नियोजन, एक प्रकार का कहिए कि एक प्रकार का सिस्टम ढंग से संसाधन का यूज करना, एक प्रकार का सिस्टम ढंग से संसाधन का यूज करना और इस संसाधन में विवेकपूर्ण ढंग से इसका यूज कर पा रहे हैं, तो यही क्या होता है? संसाधन नियोजन। तो हम लोग को देखना है कि भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार करेंगे। भारत में संसाधन नियोजन करने के लिए यहाँ पर 3-4 चरण से गुजरना पड़ेगा। देखिए भारत में संसाधन नियोजन, जो भारत में संसाधन नियोजन है इसको कैसे करेंगे? देखिए जो भारत में संसाधन है, पहले इसको नियोजित करने के लिए इसको क्या करेंगे? देखिए पहले हम लोग इस संसाधन की गुणवत्ता को जांचेंगे और कौन से राज्य में कितना मात्रा में संसाधन पाया जाता है इसका एक बनाएंगे। क्या? इसका एक मानचित्र बनाएंगे। भारत का मानचित्र बनाने के बाद क्या करेंगे? भारत का मानचित्र बनाने के बाद यहाँ पर उसकी गुणवत्ता को चारों तरफ क्या कर देंगे? चारों तरफ प्रदर्शित कर देंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा संसाधन कितना मात्रा में पाया जाता है और कहाँ कहाँ संसाधन की कमी है। तो इस तरह हम लोग बना लेते हैं, तो बनाने के बाद पहले इसका मानचित्र तैयार करेंगे। मानचित्र तैयार करने के बाद लिखेंगे कि किस संसाधन की गुणवत्ता क्या है और यह किस राज्य में कितना मात्रा में पाया जाता है। यह डाटा पूरी तरह से अच्छी तरह से यहाँ पर दर्शाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अपने प्रौद्योगिकी, अपने तकनीक के माध्यम से देखेंगे कि कहाँ संसाधन की कमी हो रहा है, वहां पर उस संसाधन को, जहां अधिक संसाधन है उस संसाधन के द्वारा यहाँ पर समन्वय स्थापित किया जाएगा। समन्वय स्थापित करने का मतलब यह है कि जैसे बिहार का ही बात ले लेते हैं। जैसे बिहार में यहाँ पर उत्तर बिहार कभी कभी बाढ़ से प्रभावित होता है, तो जो दक्षिण बिहार है यह सुखाड़ से प्रभावित होता है। अगर उत्तर बिहार का पानी दक्षिण बिहार की ओर ला दिया जाए या सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों में ला दिया जाए तो यहाँ पर उत्तर बिहार बाढ़ से भी प्रभावित नहीं होगा और जो सुखाड़ वाला क्षेत्र है वहां पर पानी भी पहुंच जाएगा। इस तरह यहाँ पर समन्वय स्थापित किया जाता है। यानी जो जल संसाधन है, कहीं जल संसाधन अधिक होने के कारण कहीं बर्बाद लोग हो रहा है, तो कहीं जल संसाधन कम होने के कारण लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो इस प्रकार अगर कहीं संसाधन की कमी है, जैसे झारखंड में कोयला है, कोयला तो वहां पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह भारत में केवल झारखंड को ही कोयला का जरूरत नहीं ना है, पूरे भारत को कोयला का जरूरत है। तो पूरे भारत को कोयला का जरूरत है, तो यहाँ से ट्रांसफर सभी जगह यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से सभी जगह ट्रांसफर होगा तो सारे लोग इसका यूज करेंगे। तो जितने भी भारत में संसाधन हैं वे सारे संसाधन का समन्वय स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में यहाँ पर पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है और पंजाब हरियाणा में विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता है। पंजाब में तो एक बांध बांधकर जो सतलज नदी पर बांध बांधा गया है
उसके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर विद्युत उत्पादन किया जाता है, कोई भी राज्य में बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो वहां तक इस बिजली को पहुंचाया जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह पूरे भारत में जहां जहां संसाधन नहीं है उस सारे संसाधन का क्या किया जाएगा, समन्वय स्थापित किया जाएगा। जहां कम संसाधन है वहां तक पहुंचाया जाएगा, जहां अधिक संसाधन है उस सारे संसाधन को विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा। एक जगह उसको नहीं रखा जाएगा, चारों जगह चारों तरफ उसको छोड़ दिया जाएगा। यानी भारत के किसी कोना पर अगर व्यक्ति कोई भी है, अगर भारत के हर प्रकार के संसाधन का उसको इस्तेमाल करने के लिए मिल पा रहा है, वह अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पा रहा है, तो इस प्रकार पूरा भारत क्या हो सकता है, एक विकसित देश बन सकता है। देखिए, और इसको करने के लिए यह 3 चरण किए। पहले क्या करना है कि एक भारत के मानचित्र में दर्शाएंगे कि कौन सा संसाधन कहाँ कहाँ पाया जाता है। दूसरा में यहाँ पर देखेंगे कि इसका डाटा तैयार करेंगे कि यह संसाधन का गुणवत्ता क्या है, यह कितना मात्रा में पाया जाता है। तीसरा यहाँ पर अपने तकनीक, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर इसका समन्वय स्थापित करेंगे। समन्वय स्थापित करने के लिए यहाँ पर कुछ भारत सरकार, कुछ राज्यों का योजना बनाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से इस काम को किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। क्यों जटिल प्रक्रिया? क्योंकि पूरे भारत में पहले देखना पड़ेगा कौन सा संसाधन कहाँ पाया जाता है और यह कितना मात्रा में है, इसका गुणवत्ता क्या है, इसको डाटा तैयार करने में बहुत समय लग जाता है। आगे यहाँ पर चलते हैं संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण को चलते हैं। देखिए, संसाधन संरक्षण क्या होता है, यानी किसी चीज को बचाना संरक्षण कहलाता है। तो संसाधन को हम लोग क्यों बचाएंगे? पहले यह बात आता है कि संसाधन संरक्षण, हम लोग संसाधन को क्यों बचाएंगे? क्योंकि जिस तरह हम लोग वर्तमान में संसाधन का यूज करते आ रहे हैं, तो आने वाले हम लोग के देश में जितने भी पीढ़ी होंगे, जितने भी लोग आएंगे, वे संसाधन का, जिस संसाधन का हम लोग यूज कर रहे हैं वर्तमान में, वह भी संसाधन का आने वाले भविष्य में क्या करें, यूज करें। इसीलिए हम लोग को संसाधन संरक्षण का जरूरत है। अगर संसाधन का अधिक दोहन करेंगे पर्यावरण पर ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए भी जरूरी है पर्यावरण पर प्रभाव न पड़े। तो चलते हैं संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण आपको बता दिए कि संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। क्योंकि आने वाले जो भविष्य के जितने भी लोग हैं, यानी हम लोग के पूर्वज हैं, यह पूर्वज जिस तरह हम लोग वर्तमान में संसाधन का यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार वह भी क्या करें, यूज करें। इसीलिए संसाधन का संरक्षण जरूरी है और देश का विकास के लिए पर्यावरण पर कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए संसाधन का क्या है, संरक्षण जरूरी है। देखिए, यहाँ पर संसाधन संरक्षण, जो संसाधन संरक्षण है, इस संसाधन का संरक्षण हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, जो अधिक मात्रा में हम लोग संसाधन का दोहन करते जा रहे हैं, उस संसाधन का सोचने, यहाँ पर प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे कि अधिक मात्रा में हम लोग यूज कर हम लोग इसका लाभ कमा रहे हैं। क्या इसका कम मात्रा में ही हम लोग को इतना लाभ मिल सकता है? यानी यहाँ पर विवेकपूर्ण ढंग से अगर हम लोग किसी संसाधन का विवेकपूर्ण ढंग से किसी संसाधन का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वह संसाधन ऑटोमेटिक क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। और इससे पहले हम बताएं कि संसाधन का नियोजन, अगर संसाधन का नियोजन कर पा रहे हैं, तो इस तरह भी यहाँ पर संसाधन का क्या हो सकता है, संसाधन का संरक्षण हो सकता है। संसाधन नियोजित, यानी संसाधन को संरक्षित कर संसाधन का नियोजन कर विवेकपूर्ण ढंग से अगर संसाधन का हम लोग यूज कर पा रहे हैं, तो यही हम लोग का क्या है, यहाँ पर संसाधन संरक्षण है। यहाँ पर पर्यावरण को भी ध्यान में रखना पड़ता है और आने वाले पीढ़ी को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि यहाँ पर आने वाले पीढ़ी इस संसाधन से मतलब वंचित ना हो जाए और पर्यावरण पे यहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। तो कुछ यहाँ पर चिंतकों ने अपना मत दिए हैं। महात्मा गांधी यहाँ पर कहे हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन कि यह किसने कहे हैं, महात्मा गांधी ने क्या कहे हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए
भरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए। अब यह क्या बात है, इसको समझते हैं। महात्मा गांधी तो कह दिए, लेकिन इसको समझेंगे तब तो समझ में आएगा। देखिए, महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यानी प्राकृतिक ने हमें हमें संसाधन इतना दिया है कि हम लोग उसका उसका अगर अकेले यूज करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस संसाधन का हम यहाँ पर अपना अर्थव्यवस्था ही इस संसाधन पर निर्भर कर देंगे, तो यह क्या होगा, इससे हम लोग को कुछ नहीं होगा। यानी संसाधन को आप क्रय बिक्री कर रहे हैं, संसाधन को आप बेच रहे हैं, तो इससे अगर अधिक दिन तक यह संसाधन नहीं टिकेगा। यहाँ पर प्राकृतिक ने आपको पेट भरने के लिए संसाधन को नहीं बनाया है, आपको केवल यूज करने के लिए बनाया है। यहाँ पर पेटी भरने के लिए नहीं बनाया, आपका पेट भरने के लिए, यानी आपको संतुष्ट करने के लिए बनाया है, ना कि पेटी भरने यानी पैसा कमाने के लिए बनाया है। तो जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब में देखेंगे कि जो वहां पर पेट्रोलियम होता है, तो पेट्रोलियम का उत्पादन तो वो करता है, इस पेट्रोलियम के उत्पादन से ही वो अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। अगर जिस दिन से पेट्रोलियम निकलना बंद हो जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था दूसरे चीज पर निर्भर करना पड़ेगा। यानी जो सऊदी अरब है अपनी पूरी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम यानी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। यानी वह अपना पेटी भर रहा है, न कि अपना पेट भर रहा है, यानी न कि अपने केवल इस्तेमाल के लिए ला रहा है, उसको बेचते जा रहा है। और जिस दिन वह खदान खत्म हो जाएगा पेट्रोलियम का, तो वह क्या करेगा, सऊदी अरब। तो इसीलिए महात्मा गांधी चिंतन व्यक्त किया है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। कुछ और लोग हैं जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर यहाँ पर काम किए हैं। नर्मदा बचाओ, यहाँ पर नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान यहां पर कहे हैं मेघा पाटेकर। जो मेघा पाटेकर हैं, यह नर्मदा बचाओ अभियान के द्वारा पेड़ पौधों का संरक्षण करने का यहाँ पर काम किए हैं। नर्मदा बचाओ अभियान के द्वारा जो मेघा पाटेकर हैं, यह क्या किए हैं, यह पेड़ पौधों का संरक्षण का काम किए हैं। और एक और हैं जो चिपको आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन से संबंधित है। उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल। यह आपके बुक में है, जो संसाधन संरक्षण पढ़ेंगे उसी के नीचे में यह लिखा हुआ है। अगर यह सारे महापुरुष संसाधन को संरक्षण को लेकर कुछ अपने विचार को बताए हैं, कुछ अपने विचार को लोगों के सामने व्यक्त किए हैं। और यहाँ पर चिपको आंदोलन होता है, क्यों होता है, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए, पेड़ पौधा को बचाने के लिए यहाँ पर किया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने यहाँ पर क्या किया है, इसको बचाने का काम किया हम। और एक और व्यक्ति है संतोष, हमको लग रहा है संतोष करके कुछ है, संदीप करके कुछ है, बुक में देखना पड़ेगा। संदीप करके कुछ एक व्यक्ति है, संदीप सिंह या कुछ होंगे, यहाँ पर गलती हो सकता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। संदीप सिंह कुछ करके एक व्यक्ति है, और इन्होंने क्या किया है, जो वर्षा पानी है, वर्षा पानी को संचित करने का काम किया है। वर्षा पानी को क्या किया है, संचित करने का काम किया है। वर्षा पानी को क्या किया है, संचित करने का काम किया है। देखिए, आप चले जाएंगे तमिलनाडु की तरफ चले जाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे, और यहाँ पर गुजरात चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अपने छत पर ये सब क्या करते हैं, अपने छत पर जो वर्षा का पानी होता है, उस वर्षा के पानी को नीचे पाइप के माध्यम से
एक गड्ढा गड्ढा बनाया रहता है, उस गड्ढा में उस पानी को गिराता है और उस पानी को गड्ढा में गिराता है, उस पानी का यूज करता है खेत का सिंचाई करने में, नहाने में, कपड़ा साफ करने में इस पानी का यूज करता है। तो जहां समझिए जहां पानी नहीं है वही लोग समझता है कि पानी संसाधन का क्या महत्व है, और जहां पानी है तो वहां पर तो पानी का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। मान लीजिए कि आप शहर में है या गांव में है, आपके घर यहाँ पर मोटर है, अगर लाइट कट जा रहा है, लाइट चला गया 1 दिन तक 2 दिन तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पानी का महत्व क्या होता है और लाइट का महत्व क्या क्या होता है। सभी लोग बिजली इसी तरह लाइट बार कर छोड़ देते हैं, पंखा चलाकर छोड़ देते हैं। तो जब तक संसाधन का आपको आसानी से मिल जा रहा है तब तक उस संसाधन का कोई महत्व आप नहीं समझेंगे। अगर संसाधन वो मिलना बंद हो जाए या कम मिलने लगे या कठिन परिश्रम करने के बाद मिले, तब उस संसाधन का आपको महत्व समझ में आएगा। जो लोग दिल्ली मुंबई पानी लेने के लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, तो उसी लोग को समझ में आता है कि 10 लीटर पानी 5 लीटर पानी का महत्व क्या होता है। हम लोग घरों में बहुत सारे पानी गिरा देते हैं, मोटर चालू करते हैं, बहुत सारे पानी बहवा देते हैं। तो यहाँ पर ये सारे लोग संसाधन संरक्षण से संबंधित कुछ अपने विचार दिए हैं और इसके लिए कुछ काम भी किए हैं। अब यहाँ पर आते हैं संसाधन संरक्षण को लेकर विश्व स्तर पर कुछ यहाँ पर सम्मेलन हुए हैं, उस सम्मेलन को देखते हैं। संसाधन संरक्षण से कुछ संबंधित यहाँ पर विश्व सम्मेलन हुआ है। यहाँ पर होता है पहला गोलमेज, नहीं पहला यहाँ पर होता है पृथ्वी सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन तो पढ़ना है हम लोग को हिस्ट्री में, चैप्टर 4 नंबर में पढ़ना है। यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद, उसी में पढ़ना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और इसी के बाद पढ़ना है द्वितीय, अभी इसके बारे में बताएंगे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। इसी में एक आ जाता है क्वाटो सम्मेलन, क्वाटो सम्मेलन। यहां पर तीसरा आता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। यहां पर आप लोग स्थान का नाम याद कर लीजिएगा। स्थान का नाम क्या क्या है? देखिए, यह पहले यह देख लीजिए कब हुआ था। यह 1992 ईस्वी में हुआ था। आप डेट को छोड़िए, यह लगभग क्या, यह 1992 में हुआ था। लगभग 5 वर्ष बाद 97 में हुआ, 5 वर्ष बाद 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था, यानी 5 वर्ष के अंतराल पर हुआ। और क्वाटो सम्मेलन यहाँ पर 1997 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है, यह पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के यहाँ पर रियो डी जेनेरो में होता है। रियो डी जेनेरो में होता है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है। यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्यों होता है? पर्यावरण संरक्षण को लेकर और जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं हैं, इस समस्याओं को लेकर यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बुलाया जाता है। यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 167 यहाँ पर इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व आते हैं, 167 प्रतिनिधित्व आते हैं। और यह सम्मेलन कितना दिन तक चलता है? यह 3 जून से चलता है 14 जून तक। 3 जून से कब तक चलता है? 14 जून तक। और यहाँ पर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ है। यह द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में हुआ और इसका भी उद्देश्य क्या था? यहाँ पर इसका भी उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधों का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है इससे बचने के लिए किया गया। सॉरी दोस्त, यहाँ पर लाइट चला गया था और अभी तो लाइट है ही नहीं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं,
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पर देख रहे थे। देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ। इसका अगला डेट याद करना है तो 5 वर्ष बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और इसी के 5 वर्ष बाद 2002 ईस्वी में होता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। और यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है ब्राजील के रियो डी जनेरो शहर में होता है। और यहाँ पर बता देते हैं जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, यह द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ है। न्यूयॉर्क में हुआ है। यह न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। यह न्यूयॉर्क में हुआ है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। यहाँ पर बता देते हैं क्वाटो सम्मेलन। यहाँ पर क्वाटो सम्मेलन हुआ है जापान के क्वाटो शहर में हुआ है। क्वाटो शहर में हुआ है, जापान के क्वाटो शहर में हुआ है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ है। जोहान्सबर्ग में हुआ है, बर्ग में, जोहान्सबर्ग में। यहाँ पर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में होता है। देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में देखिए यहाँ पर यह 167 प्रतिनिधित्व नहीं थे, 178 प्रतिनिधित्व थे। 178 प्रतिनिधित्व ने प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में आप क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और इस पृथ्वी सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? पर्यावरण का संरक्षण करना, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, इस समस्याओं से बचना। इसके साथ साथ जो ओजोन परत क्षय हो रहा है, इस ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है इसका संरक्षण किस प्रकार किया जाए, तो इससे हम लोग को यहाँ पर बचाने के लिए, यानी पूरी तरह कहा जाए तो यहाँ पर संसाधन संरक्षण के लिए यहाँ पर यह सम्मेलन बुलाया गया है। उसी प्रकार जो द्वितीय सम्मेलन था, इस द्वितीय सम्मेलन का भी वही उद्देश्य था, पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और जो ओजोन परत क्षय हो रहा है उसको कैसे बचाना है, इसके लिए यहाँ पर काम किया गया। साथ ही साथ जो जीव जंतुओं की विविधता है, यह विविधता लुप्त होते जा रही है, इस समस्याओं का समाधान के लिए भी काम करने का यहाँ पर कोशिश किया गया। यहाँ पर बता देते हैं जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यह 21 कार्यक्रम हुआ था। 21 कार्यक्रम। इसको एनसीईआरटी में अंग्रेजी में दिया है एक एजेंडा 21। एजेंडा 21 कहने का मतलब यह है, यह 21 यानी 21 विषयों पर 21 प्रकार के यहाँ पर बात को रखा गया था। उसमें से मेन आपको बता ही दिए हैं कि पर्यावरण हो जाएगा और जैव विविधता हो जाएगा, के साथ साथ प्रदूषण, इस सारी समस्या, बहुत सारी समस्याएं थी, उसमें 21 विषयों पर ध्यान दिया गया, इसीलिए कहा गया 21 कार्यक्रम। जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसका भी सारा काम एक ही था और यह होता है 1997 ईस्वी में क्वाटो सम्मेलन। यह क्वाटो सम्मेलन, यहाँ पर क्वाटो सम्मेलन होता है, क्वाटो जापान में होता है, जापान में पड़ता है। यह क्वाटो सम्मेलन का उद्देश्य होता है जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं हैं, इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से कैसे बचा जाए। यहाँ पर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होता है। इस तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में यहाँ पर 2000 प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं। बहुत बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व यहाँ पर भाग लेते हैं और बहुत बड़ा यहाँ पर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में यहाँ पर काम होता है। इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है कि जो इससे पीछे जितने भी पृथ्वी सम्मेलन हो रहे थे, लेकिन इस सारे का मिशन क्या हो जाता था? फेल हो जाता था। लेकिन तृतीय पृथ्वी सम्मेलन बहुत हद तक क्या होता है? सक्सेस हो जाता है। यह पृथ्वी सम्मेलन होता है कहाँ? जोहान्सबर्ग। बुक में यहाँ पर खंड 1 में यहीं तक पढ़ना है, आगे हम लोग इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। इस तरह 5 खंड में इसको बांट के पढ़ना है। पूरे भूगोल में 10 क्लास का जो पूरा भूगोल है, उस पूरा भूगोल समझे कि आधा भूगोल यही है। पूरा संसाधन क्या है, संसाधन से संबंधित जितने भी हैं, इकाई 1 आधा पूरा लिया हुआ है, आधा लिया हुआ है। तो इस तरह हम अपने विचार को यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम लोग इसका पढ़ाई करेंगे। जय हिंद।